नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ बह रहा है। इस एरिया में सभी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बाथरूम में साबुन सोप बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पर पड़ा गल रहा है। किसी का पैर पड़ने पर वह फिसल सकता है और चोट लग सकती है। कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े, तय करके हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने चाहिए। गंदे मोजे व कपड़े बाथरूम में पड़े, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाले। पापा की शाम की चाय में शुगर क्यूब्स दे दिए, शुगर फ्री टैबलेट नहीं दी। जानती हो, वे डायबिटिक है। यह श्रृंखला बहुत लंबी थी। हर छोटी से छोटी बात पर उनकी चौकस निगाह लगी रहती थी। शादी हुए अभी 2 महीने ही बीते थे कि सासुमा की नसीहतें शुरू हो गई थी। वैसे हनीमून पर जाते समय ही सासुमा ने कहा था, लौटने के बाद 1-2 महीना अपने घर परिवार को समझने में लगाओ, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालो और मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करो। उस समय वह सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। सासुमा का कितना स्नेह और विश्वास है मुझ पर कि पूरी घर गृहस्थी मुझे सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहती। हनीमून से लौटने के बाद 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नवविवाहित दंपत्ति जब एक दूसरे के प्यार और सानिध्य में आकंठ डूबे हों तो समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मनोज जी के साथ दुनियादारी की बातें करते करते रात के 2-3 बज जाते। हर तरह से तृप्त होकर थक कर मैं गहरी नींद सो जाती तो सवेरे 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। शुरुआती 1-2 दिन मनोज जी बैठी मेरे सिरहाने रख देते जो 9 बजे तक ठंडी हो जाती। अब सुबह की मेरी चाय थर्मस में रख दी जाती जो उठने पर मैं गरम गरम पीती। तब तक मनोज जी नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो चुके होते। 2 महीने बीतते बीतते मायके जाते समय सासुमा ने मुझे धीरे से याद दिलाया कि लौट कर आने पर तुम्हें रूटीन बदलना होगा क्योंकि अब घर गृहस्थी तुम्हें संभाल। सासुमा बहुत हंसमुख, खुशमिजाज और शालीन थी। मैंने उन्हें कभी जोर से बोलते डांटते नहीं सुना। फिर भी किसी आदेश की अवहेलना या समय पर कोई काम न करने पर वे असहज होकर कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देती थी। यदि वे लिहाज करती थी तो तब जब कोई बाहरी व्यक्ति बैठा हो। उस समय तो वे सहज भाव से बतियाती रहती थी, पर उसके जाते ही वे जिसने गलती की है उससे कहने से जरा भी नहीं चूकती थी। घर में मेहरी और एक नौकर था। ससुर जी शेयर मार्केट का काम करते थे। छोटी नंद पढ़ रही थी। सभी का चाय नाश्ता व भोजन की व्यवस्था से लेकर उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को सहजता पूरा करती रहती थी। मायके से लौटने पर स्नान आदि करके पूजा घर में ठीक 6 बजे मुझे सितार या हारमोनियम बजाते हुए भजन गाने का आदेश मिला। संगीत व गायन में मैं परंपरागत थी। मेरे गाए भजन सासुमा को बहुत प्रिय थे। पूजा के बाद अन्य घरेलू कामों में मैं सासुमा का हाथ बटाने लगी। मैं चाहती थी कि सासुमा खुश रहे और मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, पर घर गृहस्थी में सभी को संतुष्ट कर पाना इतना आसान ना था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे एक एक करके सासुमा की ऐसी ऐसी नसीहतें सामने आने लगी कि सुनकर मैं तिलमिला उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मनोज जी से मैं कहती तो वे उसे मजाक में उड़ा देते। वह परिहास प्रिय थी, माँ का सम्मान करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि माँ ने कुछ गलत कहा और मुझे भी आहत नहीं करना चाहते थे, अतः गंभीर से गंभीर बात को भी हवा में उड़ा देते। रात को बेडरूम में हमारी बातचीत की शुरुआत सासुमा के दिन भर में दिए गए उपदेशों की समीक्षा से होती। जानते हो, उनकी मधुर वाणी और सहज में भी कभी कभी उस चींटी का दर्द छिपा होता है जो रेंगते रेंगते ब्लाउज में घुसकर काटने लगती है और सबके सामने न उसे निकाल सकती हूँ न मार सकती हूँ, बस कसमसा कर रह जाती हूँ। चींटी वाकई बहुत दुष्ट है, मनोज जी कहते। ऐसे निषिद्ध आकर्षण स्थल पर सहज ही पहुँच जाती, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितनी मनुहार करनी पड़ती। तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। मेरा तात्पर्य है कि वे कभी कभी ऐसा वाक्य बोल देती हैं जिसे सुनकर तन बदन में आग लग जाती। मैं चिढ़कर कहती, नो प्रॉब्लम, जग में ठंडा पानी तुम्हारे सिराने रखा रहता है। फिर यह बंदा अग्निशमन अधिकारी तो तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित है, आग बुझाने के लिए तत्पर है।
मनोज जी मेरी बात को मजाक में उड़ा देते। उस दिन सुबह 7 बजे किचन में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि नौकर ने सूचना दी कि सासुमाँ बेडरूम में बुला रही। मैं सासुमाँ के पास पहुंची। यह क्या? उन्होंने वही चिर परिचित मीठी सहज वाणी में कहा, तुमने बिस्तर कितने बजे छोड़ा? जी 6 बजे, मैंने उत्तर दिया। इस समय 7:15 बज रहे हैं। 1 घंटा 15 मिनट से तुम्हारे कमरे की लाइट, टीवी, एसी सब चल रहे हैं। यह तो बिजली की बर्बादी है ना। इससे बिजली का बिल निरर्थक बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने का खतरा रहता है। कमरे से निकलते ही सारे स्विच ऑफ कर दिया करो, इससे अपनी आदत बना लो। सासुमाँ के मधुर वचनों को मैंने कड़वी दवाई की तरह निगल लिया। वह मेरे साथ किचन तक आ गई थी। हड़बड़ाहट में मैं गैस चलती हुई छोड़ गई थी। उस पर कुछ पकाने का बर्तन नहीं था। सासुमाँ ने वही बात याद दिलाई कि कहीं भी जाने से पहले गैस जलती हुई मत छोड़ो। इससे गैस बर्बाद होने के साथ साथ दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। मुझे मेरे घर पर पापा भी इसी प्रकार बात बात पर टोका करते थे, पर वहाँ मेरी मम्मी तुरंत अपनी लाडली बिटिया के बचाव के लिए आ जाती थी। पापा को पलट कर वह जवाब दे देती थी, क्या कंजूसी दिखा रहे हो? 2-4 रुपए की बिजली ही जाएगी तो घर के बजट पर क्या अंतर पड़ता है? सिलेंडर तो दो एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। थोड़ी सी गैस क्या बर्बाद हो गई? लगे बिटिया को उपदेश देने। बाद में तो उसे ससुराल में खटना ही है। अपने घर में तो आराम से रहने दो। रात को मैंने मनोज जी को सारी बातें बताई तो वह हा हा करके हंसने लगी। हमारे ऑफिस में तो प्रत्येक डायरेक्टर के चैम्बर के बाहर अंदर की लाइन काट देने का स्विच लगा है। हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चैम्बर से जाते समय स्वयं स्विच ऑफ करता है, चपरासी का इंतजार भी नहीं करता। हम सभी ऑफिस से निकलते समय यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कहीं लाइट, एसी न चल रहा हो। यह एक अच्छी आदत है। चलो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। कमरे में तुम्हारे रहते लाइट की आवश्यकता है क्या? तुम्हारी सुंदरता के आलोक से कमरा ऐसे ही अलौकिक रहता है। दिन बीतते रहे और सासुमाँ की नसीहतें भी बदसूरत जारी रही। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ में बह रहा है। इस देश में तमाम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। बाथरूम में साबुन सोप बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पर पड़ा गल रहा है। किसी का पैर पड़ने पर वह फिसल सकता है, आदि आदि। बेडरूम में सोते समय मैं अगरबत्तियां जलाकर लगा देती थी। इससे कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। दीवार पर किताबें रखने का एक छोटा सुंदर सा अटैचमेंट लगा था। अगरबत्ती स्टैंड नहीं था तो मैं अगरबत्ती की तीलियां किताबों के पन्नों के बीच दबाकर रख देती थी। सासुमाँ ने ऐसा करने से मुझे कई बार मना किया और सुंदर सा अगरबत्ती स्टैंड ले आई। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक आदि के पीतल के छोटे छोटे बर्तन जो मुख्य रूप से पूजा घर में रहते थे की साफ सफाई सासुमाँ स्वयं करती थी। कभी कभी यह जिम्मेदारी मुझे भी सौंप दी जाती थी। बाकी रसोई के बर्तन तो मेरी नौकरानी ही मांजती थी, पर पूजा के बर्तन स्वयं साफ किए जाए, ऐसा सासुमाँ का निर्देश था। इस सफाई अभियान में कभी कभी बेडरूम का अगरबत्ती स्टैंड पूजा घर में रखा जाता और रात को अगरबत्ती या मैं फिर से पुस्तक के पन्नों में के बीच लगा देती। इसके लिए भी सासुमाँ 1-2 बार मुझे टोक चुकी थी, पर मुझसे अक्सर भूल हो जाती। कपड़े की खरीदारी पर सासुमाँ की तीखी टिप्पणी सुननी पड़ती। मंगद्दी हट्टी के यहाँ से अगर उधार कपड़े लाती हूँ तो साफ बता देती हूँ कि 3 मासिक किस्तों में भुगतान करूँगी। ऐसा बिना भूले करती हूँ। तुम उनके यहाँ से कपड़े ले आई और 2 माह बीत गए, रुपए नहीं भिजवाए, या तो उसे बता देती कि रुपए महीने बाद भिजवाऊँगी। मैं आज गई थी तो जल्दी तो उसने नहीं की, पर बताया अवश्य था। मैंने आज ही उसका उधार चुकता करके खाता क्लियर कर दिया है। उधार के लेन देन में बहुत सतर्क और नियमित होना चाहिए। बैंक में ऋण खाते की किस्त नियत तिथि पर जमा नहीं हुई। ना ही मनोज जी ने ध्यान दिया और ना ही इनके पापा ने। उस पर पिनल इंटरेस्ट और देना पड़ गया। भाई का घर से फ़ोन आया था, वह चेक रहा था। दीदी, मेरा आयकर अधिकारी के लिए चयन हो गया था, तिथि 20 को जाना है। पापा तुम्हें लेने तिथि 14 को सुबह पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहना। भाई से कभी वादा किया था कि उसकी सर्विस लगने पर मैं उसे एक सूट उपहार में दूंगी। मंगद्दी हट्टी के यहाँ से मैं 13,000 रुपये में 3 पीस सूट का बहुत शानदार कपड़ा ले आई। इनसे प्रार्थना की कि बधाई देने के बहाने या कल परसों में चले जाएं और उसे कपड़ा दे आएं, जिससे वह समय से सिलवा सके। मैं घबरा रही थी कि कहीं मेरी कंजूस लेकिन हिसाब किताब की पक्की सासुमाँ कहीं किराया आदि के खर्च को लेकर इनका जाना रोक ना दे, पर उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी।
उनको छुट्टी नहीं मिल पाई तो पापा जाने को तैयार हो गए। बेडरूम में पुस्तकों के शेल्फ के नीचे रखी टेबल पर मैंने सूट का कपड़ा रख दिया कि सुबह पैक करके पापा को दे दूंगी। जब सुबह आँख खुलने पर जो दृश्य देखा तो मेरी सांसें हल्क में अटक रही थी। रात को जलती अगरबत्ती को मैंने पुस्तक के पन्नों के में दबा कर लगा दिया था। रात को न जाने कैसे जलती हुई अगरबत्ती सूट के कपड़े पर गिर पड़ी जो ठीक नीचे टेबल पर रखा था और कपड़ों के बीचों बीच जलकर सुराख बना दिया। मैं किन करते हुए विमूढ़ और हतप्रभ हो गई। मैंने 4,000 रुपये अपने पास से लगाए थे और 5,000 रुपये मनोज जी से लिए थे और बाकी 4,000 रुपये उधार करके आई थी। दुख और शोक से मेरी आंखें भर आई। सासू माँ को सारी बात बताई तो वह सांत्वना देने लगी। बोली, जो नुकसान होना था वह तो हो गया, अब रोने से नुकसान की भरपाई तो नहीं होनी। जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी गलती थी। यदि मैंने अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड में लगाया होता या कपड़े को ही अलमारी में रखा होता तो ये हादसा ना होता। मंगत दी हट्टी के यहाँ तुरंत इतना अधिक उधार करने की हिम्मत ना थी, जबकि अभी 4,000 उधार करके आई थी। सासू माँ तो एक पैसे का भी नुकसान नहीं सहन कर पाती, इसीलिए उनसे और कुछ कहना बेकार था। भाई के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगी, यही सोच सोच कर मैं गलानी से भरी जा रही थी। सासू माँ ने सुराख हो गए कपड़े का निरीक्षण किया, फिर बोली, इसको रफू करवा दूंगी तो काम आ जाएगा। 2 दिन बाद ससुर जी मेरे मायके भैया को बधाई और उपहार देने चले गए। 14 तारीख को पापा के साथ मायके जाते समय मैं सोच रही थी, भाई से कैसे आंख मिला पाऊंगी। भाई सोच रहा होगा कि इतने बड़े संपन्न घर में दीदी और पहली बार उपहार दिया, वो भी रफू किया हुआ सूट। उस टेलर ने भी क्या सोचा होगा, रफू के निशान को सूट सिलते समय कहाँ छिपा पाएगा कोई। इससे तो अच्छा था कि कोई उपहार ही ना देती, कोई बहाना ही बना देती, कम से कम किरकिरी तो ना होती। क्या मेरी बदनामी ससुराल की बदनामी ना थी? लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। शर्मिंदगी सहने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही कहाँ था। घर पर सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। घर पहुँचते ही भाई की चहकने की आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी यू आर ग्रेट, मेरा सूट सिल कर आ गया। इतना शानदार सूट है कि आंखें नहीं ठहरती। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 20,000 से कम का नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि टेलर को भी जीजाजी के पापा ने पूरी सिलाई के पैसे दे दिए थे। बहुत ही गर्म और प्रशंसा से भाई ने जो सूट मुझे दिखाया वह तो उससे भी महंगा कपड़ा था जो मैंने खरीदा था, नया और बिना किसी रफू के। सासू माँ के उपदेश अब कम हो गए थे, क्योंकि उनकी नसीहतों का अब मैं 100% पालन करती। मितव्ययिता और कंजूसी का अंतर भी मेरी समझ में आ गया था। इनके पापा के ऊपर रफू किया हुआ सूट खूब जमता है। टेलर ने इतनी सफाई से सिला कि रफू का पता ही नहीं चलता। मनोज जी ने कहा, पापा कहते हैं कि कितना सुंदर सूट मेरी पुत्र वधू ने दिया। उनको तुमने सूट दिया, मुझे क्या दे रही हो? मैंने सोखी से आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारा उपहार 4,000 का मंगत दी हट्टी का बिल है, जाकर भुगतान करो। लेकिन उसका भुगतान तो माँ ने पहले ही कर दिया, अब उसका मुआवजा तुमसे वसूलना है। और हंसते हुए उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।